यस सर। तुम कौन सा चैप्टर कर रहे हैं? कौन सा? बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट। बायोमेडिकल वेस्ट या हॉस्पिटल वेस्ट, राइट? कुछ दोनों में से कुछ भी कह सकते हैं। तो उसमें हमने ओवरऑल कर लिया कि क्या क्या किया जा सकता है, कैसे किसे किया जा सकता है। अब जो उसके बाद चीज आती है वो आती है कि किस चीज से करोगे आप, राइट? सो इसमें जो फॉर एग्जांपल जो मशीनरी है जिसमें हम इंसिनरेट करेंगे, जलाएंगे, वो दो तरह की है। एक तो सिंगल चैम्बर, पर हमने क्या पढ़ा था, उसमें दो चैम्बर होते हैं। और जो गैस है वो भी हीटेड होती है उसके बाद। तो ये है सिंगल चैम्बर। देखो इसमें देखने में कैसे है, अंदर टाइल लगी हुई है, ये हीट रेजिस्टेंस टाइल होती है, हीट को बाहर नहीं आने देती और अंदर मेंटेन रखती है। और अंदर टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा इसमें। इसका क्या सिस्टम है देखो। कहते atmospheric emissions are volatile organic chemicals and acid gases such as sulfur dioxide, hydrogen fluoride, black smoke, carbon monoxide, nitrogen oxide, etc. राइट? जो इमिशन होएगी वो सब इन चीजों की इमिशन हो सकती है। क्लीनिंग ऑफ दीज गैसेस इज नॉट प्रैक्टिकेबल। इसको हम क्लीन करना बहुत मुश्किल है, इसको क्लीन नहीं कर सकते। सो दिस शुड नॉट बी इंस्टॉल्ड वेयर एयर पोल्यूशन इज ऑलरेडी ए प्रॉब्लम। याद है ना, उसमें डबल चैम्बर में क्या था, गैसेस भी उससे ज्यादा हीट में वो रहती हैं और वहां पर वो डिसोसिएट हो जाती हैं। सो इसमें ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये सिंगल चैम्बर है, तो इसमें से ये सभी गैसेस निकलेंगी। गैसेस के नाम आप याद रख लो। वो कहते हैं पर इसीलिए इसको प्रैक्टिकली हम क्लीन नहीं कर सकते, इसमें से धुआं निकलेगा ही निकलेगा। तो आप उन जगह में अप्लाई नहीं करोगे जिन जगह में फॉर एग्जाम्पल ऑलरेडी पोल्यूशन की प्रॉब्लम है, वहां आप अब इसको अप्लाई नहीं करोगे। सो देयर आर द डिफरेंट टाइप ऑफ द सिंगल चैम्बर्स। सिंगल चैम्बर इंसिनरेटर डिफरेंट टाइप के होते हैं। देन रोटरी clean incinerator, this comprise of a rotating oven and a post combustion chamber। क्या हो रहा है इसमें, रोटेटिंग ओवन है जो रोटेट कर रहा है। ऐसी क्यों जरूरत पड़ी है रोटेट करने की? ताकि ताकि तो हम्म सारा कुछ प्रॉपरली बर्न हो जाए, ताकि पर जैसे कि आपने बचपन में किसी कॉपी के या कागज को आग लगाते हो, जो नीचे वाला होता है वो रह जाता है, होता नहीं है, पूरी नहीं जलती है वो। नीचे वाली रह जाएगी जो जमीन के साथ टच है। तो इसमें क्या है, वो रोटेट होता रहेगा। जो रोटेट होता रहेगा तो हर पार्ट एक ना एक बार वो एक्सपोज हो रहा है तो वो पूरी तरह से बर्न हो जाएगा। सो कहते इट इज स्पेसिफिकली डिजाइन टू बर्न द केमिकल वेस्ट को, सच एज इन्फेक्शियस वेस्ट इंक्लूडिंग शार्प्स, जो शार्पनर्स हैं वो भी, एंड पैथोलॉजिकल वेस्ट एट 1200 टू 1600 डिग्री सी। सो काफी हाई टेम्परेचर पर, कि यहाँ पर जो स्टेनलेस स्टील के शार्प्स वगैरह हैं वो भी पिघल जाएंगे सारे के सारे, वो भी खत्म हो जाएंगे। देखो पिक्चर देखो, ये कुछ ऐसा लगता है, देखो ध्यान से देखो। देखो इसमें क्या कर रहे हैं, एक मिनट। इससे होगा, इससे होगा। देखो ये क्या हो रहा है, सबसे पहले ये पिस्टन की तरह है। देख देख रहे हो ये पिस्टन की तरह है। यहाँ आप सारा सामान डालोगे, जो भी मटेरियल है यहाँ डालोगे, पिस्टन इसको इधर को पुश कर देगा इसके अंदर। तो थोड़ी देर के लिए ये वेंट खुलेगा और पिस्टन इसके अंदर पुश कर देगा। यहाँ पर एयर, कंप्रेस जो एयर है यहाँ पर, देखो 4 नंबर क्या है, प्राइमरी एयर फैन, क्योंकि ऑक्सीजन चाहिए बाहर से। तो वो है, बीच में बर्नर है, स्टार्ट एंड सपोर्टिंग बर्नर, जो आग लगाएगा। तो उससे ये सब जलने लगेगा। और ये जो हिस्सा है ये रोटेट हो रहा है, रोटेटिंग कंबस्शन चैम्बर। तो यहां से जब ये जलेगा तो यहाँ पर तो ये सारी ऐश इकट्ठी होती रहेगी, और जो आगे बेल्ट के थ्रू यहां चली जाएगी बाहर की तरफ, और गैसेस इधर को चली जाएंगी। तो गैसेस को फिर दोबारा से कंबस्शन करने के लिए यहां पर एक और सेकेंडरी बर्नर लगाया जाए। यहां पर एक और सेकेंडरी बर्नर लगा हुआ, इसका काम है इन गैसेस को भी क्या करना,
क्या करना है, इसको बर्न करना, राइट। तो उसके लिए यहाँ पर फिर दोबारा से एयर फैंस लगे हुए हैं जो यहाँ पर एयर सप्लाई करेंगे, सो दैट यहाँ पर ऑक्सीजन रहे और इसको जला के बाहर भेजा जा सके। तो ये पूरा प्रोसेस है। देखो, एक नंबर रोटेटिंग कंबस्शन चैम्बर, नंबर वन। नंबर टू चार्जिंग, चार्जिंग मतलब जो अंदर इसको पुश करेगा। थर्ड सपोर्टिंग बर्नर, स्टार्ट एंड सपोर्टिंग बर्नर 3 नंबर। चौथा है फैन। फिर उसके बाद रिएक्टर, देन गैस टू पोस्ट कंबस्शन चैम्बर जो ऊपर जा रही है यहाँ पर। उसके बाद सेकेंडरी बर्नर, सेकेंडरी एयर फैन एंड टर्सरी एयर फैन जो ऑक्सीजन सप्लाई करेंगे। तो उस समय इसको बर्न कर दिया जाएगा, राइट। और यहाँ पर मे बी, यहाँ पर इसको मेंशन नहीं किया हुआ, समटाइम्स वाटर भी डाला जा सकता है इन केस अगर कोई चीज प्रेसिपिटेट करनी है तो, जैसे मैंने आगे बताया था। तो इस कंडीशन में अगर एग्जाम में आएगा तो ये वाला आप लिख सकते हो। तो इसमें ये चार्जिंग है, फिर ड्राइंग है, आउट गैसिंग है, आउट आउट गैसिंग है, फिर गैसिफिकेशन है, फिर ऐश आउटलेट है, ऐश यहाँ से बाहर आ रही है, इसको कलेक्ट कर रहे हैं। क्लियर है ये? यस सर। राइट। फिर दोबारा से एक बार करते हैं इसके, कि यहां से इसको पुश किया, यहां डाला सारा का सारा, पिस्टन इधर से पुश कर रहे हैं इसके अंदर। जैसे इसके अंदर जाएगा, पहला बर्नर है यहाँ पर जिसके साथ ये पंप लगा हुआ है, और ये पंप एयर पुश कर रहा है, बर्नर आग लगाएगा और इसको जलाना शुरू कर देगा। ये रोटेट कर रहा है सारा का सारा। तो ये जब रोटेशन होएगी तो हर पार्ट अच्छे से जल जाएगा। नेचुरली इसमें से बचेगी ऐश जो कि कलेक्ट होके नीचे यहाँ चली जाएगी, और जो गैस होगी वो ऊपर चली जाएगी क्योंकि वो हल्की होती है। यहाँ पर इसको ऐसे डिजाइन करेंगे कि यहाँ पर रिटेंशन टाइम है मिनिमम 2 सेकेंड। एकदम से गैस ना निकल सके, उसको 2 मिनट लगे, 2 सेकेंड लगे यहाँ से निकलने में। उसी 2 सेकेंड में यहाँ पर और ऑक्सीजन सप्लाई करके साथ में बर्नर के साथ उस गैस को जला दिया जाएगा, सो दैट जितनी भी इनफ्लेमेबल गैसेस हैं वो यहीं पर खत्म हो जाएंगी, उसको वो बाहर नहीं जाएंगी, तो वो पोल्यूशन कॉज नहीं करेंगी। तो इसको आपने याद रखना है। दिस स्किन रोटेट्स 2 to 5 times per minute and it is charged with waste at the top. The ashes are evacuated at the bottom end of the clean. ये एंड वाले बॉटम पर जो एशेज हैं वो कलेक्ट होती रहेंगी। The gaseous the gases produced are heated to high temperature to burn off gaseous organic compound in a post combustion chamber and typically have a residence time of 2 seconds। जैसे मैंने बोला कि वहां पर उसको 2 सेकंड के लिए रखने की कोशिश करेंगे सो दैट हम उसको बर्न कर सके। सो द फंक्शनल प्रिंसिपल क्या है इसका? सो दिस इज द फंक्शनल प्रिंसिपल, ऐसे ये फंक्शन करेगा। इट्स इक्विपमेंट एंड ऑपरेशनल कॉस्ट इज हाई। नेचुरली इक्विपमेंट भी महंगा होएगा, इसकी ऑपरेशनल कॉस्ट भी बहुत ज्यादा महंगी होगी। उसके बाद आएगा केमिकल डिसइंफेक्शन। तो हम तीसरा क्या कर सकते हैं? केमिकल डिसइंफेक्शन। केमिकल डिसइंफेक्शन में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि क्लोरीन यूज हो सकती है, बाकी चीजें भी यूज हो सकती है। This involves destruction of most of the pathogens from the surface of the waste by using chemical disinfection such as bleaching powder. So alcohol or ammonia compounds etc. factors like concentration, stability of the chemical, surface contact time determines the effectiveness of the chemical. वो क्या कहता है? कहता है यहाँ पर हम अल्कोहल, ब्लीचिंग पाउडर, अमोनिया कंपाउंड यूज कर सकते हैं क्लीनिंग के लिए। क्या चीज है जो डिसाइड करेगी कि वो क्लीन कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा? पहला कंसंट्रेशन, कि वो कितनी कंसंट्रेशन में आप उसको यूज कर रहे हो। दूसरा स्टेबिलिटी ऑफ द केमिकल्स, केमिकल कितना स्टेबल है, उसको इफेक्ट दे सकता है कि नहीं दे सकता। तीसरा सरफेस कांटेक्ट टाइम, कितने टाइम के लिए वो कांटेक्ट में रहेगा उस सरफेस के, ये डिफाइन करेगा कि वो केमिकल डिसइंफेक्टेंट कितना काम का है। कहते इंस्ट्रूमेंट एंड इक्विपमेंट इन कांटेक्ट विद द पेशेंट्स, जो इंस्ट्रूमेंट और इक्विपमेंट जो पेशेंट के कांटेक्ट में आए हैं, जैसे इन्फेक्टेड शाफ्ट्स, कंटेमिनेटेड फ्लोर्स, बेडशीट्स, बेड्स एंड बेडशीट्स एक्सेट्रा में भी डिसइंफेक्टेड, वो भी एसिड केमिकल के थ्रू डिसइंफेक्ट की जा सकती है, उनको थोड़ी ना जला देंगे। तो उसके लिए सबसे बेस्ट होता है ऑटोक्लेविंग, राइट। क्या होता है? ऑटोक्लेव। तो कभी भी जैसे आप वो लेने जाते हो, सपोज
किसी का बर्न हो गया है, जहाँ कोई जख्म ऐसा है जो बहुत पेनफुल है, जब उसकी ड्रेसिंग करते हैं ना, उसकी ड्रेसिंग नॉर्मल पट्टी से नहीं करते, क्योंकि नॉर्मल पट्टी अगर देखोगे आपने, किसी कभी बैंडेज देखी है? नॉर्मल यस पट्टी सर। कैसी होती है? कैसी होती है नॉर्मल पट्टी? वाइट होती है और मैशी सी होती है। वैसी होती है, पर वो दिखने में सॉफ्ट होती है, थोड़ी कड़क होती है। सॉफ्ट होती है सर। गलत। वो थोड़ी सी कड़क कैसे होती सर? है। थोड़ी सी कड़क होती है, उसमें उसमें माया लगी होती है। माया का काम है उस पट्टी को रिटेन करके रखना वहां पर, राइट? तो जब हम माया वाली पट्टी की ड्रेसिंग बना देते हैं, गॉज बना देते हैं जख्म के ऊपर रखने के लिए, वो बहुत पेनफुल हो जाती है, क्योंकि वो सख्त होती है बहुत। उस कंडीशन में जहां हमें सॉफ्ट चाहिए, जैसे बर्न्स का केस हो गया, या पूरी स्किन उतरी हुई है बहुत ज्यादा, उस कंडीशन में वैसे तो नियोमाइसिन की एक मैश भी आती है, वो मैश पहले ऊपर लगा देते हैं। तो उसमें ऑलरेडी मेडिकेटेड मैश होती है, उसके ऊपर आप ड्रेसिंग कर सकते हो। नहीं तो आपको ड्रेसिंग लेनी पड़ती है जो बिना माया के है। तो वो मिलती है हॉस्पिटल में, बिना माया की पट्टी जो होती है, वो ऑटोक्लेव की होती है, राइट? सो दैट इन्फेक्शन ना हो उसमें। सो ऑटोक्लेविंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है। जो जैसे इंस्ट्रूमेंट्स है उनको रेगुलर ऑटोक्लेव करना, अब नए तो नहीं कर सकते, डिस्पोजेबल तो नहीं कर सकते सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, तो उनको ऑटोक्लेव किया जाता है। अब ऑटोक्लेव का सिस्टम क्या है देखो। कहते हैं वेट एंड ड्राई थर्मल ट्रीटमेंट, उसको ऑटोक्लेविंग कहते हैं। कहते हैं दिस टेक्नोलॉजी द इन्फेक्शन वेस्ट आर स्टीम हीटेड। तो पानी की भाप बनाई जाएगी और उससे उसको हीट किया जाएगा एट स्पेसिफिक टेम्परेचर एंड प्रेशर फॉर द स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। तो आप कभी कई बार हॉस्पिटल में देखोगे कुकर टाइप के होते हैं, राइट? बड़े हॉस्पिटल में एक बड़ा प्रोजेक्ट लगा होगा, नहीं तो कई बार कुकर टाइप होता है, और उसको अच्छे से सील किया होता है प्रेशर क्रिएट करने के लिए। और उसमें जैसे वो मोमोज नहीं बनाते कि एक जाली सी होती है, नीचे पानी उबल रहा होता है और भाप से वो बनते हैं, ऐसे ही उसके ऊपर एक जाली होती है और ऊपर सारे इंस्ट्रूमेंट रख देते हैं, और पानी के साथ भाप बनेगी, अंडर प्रेशर रहेगा, और उससे वो, सपोज कोई भी टाइम फिक्स है कि 1 घंटा आधा घंटा, उतनी देर में वो, उसको हम कहेंगे कि ये क्लीन हो गया। सो डीकंटेमिनेशन अकर व्हेन द स्टीम पेनिट्रेट्स द वेस्ट। तो डीकंटेमिनेशन कब होती है? जब स्टीम पेनिट्रेट्स द वेस्ट। वो कब होएगी? अंडर प्रेशर, अंडर एक्सट्रीम हीट। सो द इक्विपमेंट required supply of the high temperature and pressurized steam for the boiler unit। तो क्या चाहिए इसमें? हाई टेम्परेचर एंड प्रेशराइज स्टीम चाहिए फ्रॉम द बॉयलर यूनिट। ये बॉयलर यूनिट है जब बड़ा लगा होगा। जब मैंने बताया छोटे मिलते हैं, तो वो सिंपल है कि आप गैस के ऊपर रख दो, किसी के ऊपर रख दो, वो चलता रहेगा। उसका एक प्रॉपर टाइम है, उसके बाद आप उसको गैस को बंद कर दोगे। वो फिर पैक्ड ही लेके जाओगे आप, ये नहीं आपने खोल दिए। अगर आपने खोल दिए तो वो खराब हो गए इंस्ट्रूमेंट, दोबारा से फिर ऑटोक्लेव करने पड़ेंगे। तो स्टीम उस कपड़ों के अंदर चली जाती है और वो ऑटोक्लेव हो जाते हैं। Vacuum autoclaves are more effective at absence of ensured uniform and total penetration of the waste by the steam and thus total disinfection। जो वैक्यूम वाले हैं वो सबसे बेस्ट रहते हैं। द ट्रीटेड वेस्ट फ्रॉम एन ऑटोक्लेव रिमेन्स वेट विद नो चेंज इन वॉल्यूम। सो वॉल्यूम में चेंज नहीं होएगा इसमें, आपने सिर्फ डिसइंफेक्ट किया है, वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं हुआ। द emission ऑफ द फॉइल स्मेलिंग एंड इन्फेक्शियस कंडीशन ये हो सकती है। ऑटोक्लेव कैन contaminate most categories of the waste except biodegradable organic waste and toxic waste। टॉक्सिक वेस्ट और बायोडिग्रेडेबल, जैसे ऑर्गन्स वगैरह हो गए बायोडिग्रेडेबल, जो बायोडिग्रेडेबल हो सकता है, उनको ये नहीं करेगा। बाकी चद्दरें हो गई, सराहने के कवर हो गए, इंस्ट्रूमेंट्स हो गए, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स हो गए, कैंचियां हो गई, फोर्सेप्स हो गए, राइट, रिट्रैक्टर्स हो गए, ये सबको ऑटोक्लेव कर देंगे उसमें। तो कभी भी आप देखना, जब कोई ओटी का सीन दिखाते हैं तो वहां पर एक वाइट से कपड़े में होते हैं सारे के सारे औजार, उसको खोलते हैं, तो वो ऑटोक्लेव होके आते हैं उस वैसे के वैसे, उसको ओपन नहीं किया जाता। कहते ऑटोक्लेव विद द सुपीरियर टेक्नोलॉजी conforming to regulations of Central Pollution Control Board are efficient and offer advantage of volume reduction and odorless and non-toxic emission। कोई जरूरत नहीं है, but they may cause more occupational hazards
एंड आर नॉट कॉस्ट इफेक्टिव। जो ये बता रहे हैं, जो गवर्नमेंट ने वो न्यू सुपीरियर टेक्नोलॉजी है, वो बोले कि दे मे कॉज मोर ऑक्यूपेशनल हैजर्ड एंड आर नॉट कॉस्ट इफेक्टिव, कॉस्टली होंगे, क्योंकि वो जो उसके वॉल्यूम को भी रिडक्शन के लिए जा रहे हैं, तो कुछ ना कुछ उसमें कॉम्प्लिकेशन आती है, वी डोंट नो वो क्या है। उसके बाद क्या है, ऊपर पढ़ना क्या लिखा हुआ है, मेरी स्क्रीन पूरी दिख नहीं थी मेरे को। ड्राई थर्मल ट्रीटमेंट, क्या नाम होएगा इसका? नाम क्या बताता है? ड्राई थर्मल, मतलब ड्राई है और हीट है। इन दिस ड्राई थर्मल डिसइंफेक्शन नॉन बर्निंग प्रोसेस द वेट इज हीटेड इन ए रोटेटिंग एंगर। ये कुछ और होएगा, एंगर नहीं होएगा, हैंगर होएगा, यहाँ पर एच खत्म हो गया इसका। सो इसमें क्या है, द वेस्ट इज हीटेड इन ए रोटेटिंग हैंगर। तो हैंगर, जो रोटेटिंग हैंगर है, सो दैट उसको प्रॉपर हीट मिले। सो the weight is reduced by 80% in volume, 20 to 30% in the weight. In the weight, this process is suitable for treating infectious weight and sharp, but it should not. It should not to process pathological, cytotoxic and radioclave waste. उसको ये नहीं करेगा। ये पता नहीं इसकी इंग्लिश को क्या हो गया है, या मेरी टाइपिंग मिस्टेक है। वो कह रहा है ये प्रोसेस किसके लिए सुटेबल फॉर ट्रीटिंग इन्फेक्शियस वेस्ट एंड शार्प्स, उसके लिए। पर ये पैथोलॉजिकल, साइटोटॉक्सिक और रेडियोक्लेव वेस्ट के लिए ये नहीं है। इसको बोलेंगे स्क्रू फीड टेक्नोलॉजी। बस इसमें ये याद रखो, इसकी फोटोग्राफ देखो, देखने में ये हैंगर बने हुए हैं, इसके साथ उसको रख देंगे, ये रोटेट होता जाएगा और ये सूखे होएंगे और हीट प्रोवाइड करेंगे, गर्म हवा आएगी जिससे ये डिसइंफेक्शन होएगी। देन उसके बाद आता है डीप बरियल। डीप बरियल हम पहले भी कर चुके हैं। डीप बरियल वैसे ही है कि हम पूरा का पूरा खड्डा खोदेंगे और उसमें डाल देंगे। और याद करो डीप बरियल में क्या था, कैटेगरीज कौन सी थी? वो कहता है वेस्ट बिलोंगिंग टू कैटेगरी 1, 3 एंड 6 collected in the yellow containers are disposed by the deep burial। क्या था 1, 3? याद है किसी को? 1, 3, 6? मुझे तो लगता है कि यहाँ पर 2 भी होना चाहिए। 1 और 2 याद है, उसमें तो ह्यूमन वेस्ट और पूरा ह्यूमन एनिमल वेस्ट और वेस्ट है। एनिमल, तीसरा क्या था? सर बायोटेक वेस्ट था 3 में। 4? सॉल्ट वेस्ट था शायद। नीचे? सर वो नीडल्स ब्लेड्स वगैरह शायद। हाँ, देखो इसमें क्या है, पहला ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट, सेकंड एनिमल वेस्ट, थर्ड माइक्रोबायोलॉजी का वेस्ट, चौथा शार्प्स वगैरह, स्कार्पल सिरिंजेस वगैरह, नीडल, सब कुछ। फिर उसके बाद डिस्कार्डेड मेडिसिन एंड साइटो टॉक्सिक ड्रग्स हैं। कैटेगरी 3 में सॉलिड वेस्ट है, उसमें प्लास्टर, ड्रेसिंग, ये सब कुछ है। कैटेगरी 7 कैथेटर्स, आईवी ट्यूब्स, वो है। फिर देन लिक्विड वेस्ट 9 में, जो ऐश बचेगी 10 में, जो केमिकल वेस्ट, राइट। तो डीप बरियल जैसे हमने उसमें किया था सीवेज सिस्टम में, ये बिल्कुल वैसा ही है, तो कुछ न्यू नहीं है इसमें। तो हमने क्या किया देखो, येलो कंटेनर वाला सारा इसमें जाएगा। द पिट मेजरिंग 4 फीट स्क्वायर विद डेप्थ 10 फीट, 10 फीट डेप्थ और 4 फीट इसका जो वो होएगी, विड्थ होएगी, वैसा हम खोद देंगे खड्डा। शुड बी सिलेक्टेड एट ए फेयर डिस्टेंस फ्रॉम द हॉस्पिटल एंड ह्यूमन ड्वेलिंग, नॉट प्रोन फॉर फ्लडिंग। ये ना हो कि उसमें पानी आता हो, और इरोजन एंड अवे फ्रॉम द शैलो वेल्स, उससे दूर रखेंगे और उस खड्डे में डाल के इसको बरी कर देंगे। उसको बोलेंगे डीप बरी। इंपॉर्टेंट क्या है जो वाइवा के लिए भी याद रखना है, द पिट इज कवर्ड विद द वायर मेश। वहां हमने क्या किया था, सिर्फ क्ले डाल दी थी, क्योंकि उसमें सिर्फ ह्यूमन सॉइल थी, राइट। तो मगर इसमें क्या है, कवर्ड विद द वायर मेश टू प्रिवेंट एक्सेस टू द एनिमल एंड देयर एक्सीडेंट्स, क्योंकि अगर वो भी खा लेंगे तो वो भी मर जाएंगे। So each time the waste, human tissue, placenta, amputated part, blood soaked tissue, etc., is disposed into the pit, it should be covered with a thick layer of earth to ensure biodegradation। तो ऑर्गन, ह्यूमन वेस्ट, एम्पुटेटेड पार्ट, ये सब इसमें डाल देंगे और उसके ऊपर एक लेयर डाल देंगे, सो दैट बायोडिग्रेडेशन स्टार्ट हो जाए उसकी। ऐसे डीप बरियल, खड्डा खोदा, बोरी में भरा, डाला और दबा दिया। देन लैंड फिलिंग।
Landfilling means disposal of the residual solid waste on the land in a facility designed with the protective measure. जो बच गया सॉलिड वेस्ट उसको ऐसे डंप कर देंगे, हमने उसको इन्फेक्शन उसकी खत्म कर दी है, इन्फेक्शन इन्फेक्टिव मटेरियल कुछ नहीं है उसमें। तो क्या करेंगे यहां पर, बचाएंगे किसको, ग्राउंड वाटर को, सरफेस वाटर को, एयर एंड ग्राउंड इरोजन वो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये पल्यूट हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल फ्लूइड ही है कोई या केमिकल ही है, तो वो स्लोली स्लोली पानी में नीचे अर्थ में जाना शुरू हो जाएगा। हम कोशिश करेंगे वो चीजें ना हो। Sanitary landfills are specially constructed. Sanitary जो landfills हैं are specially constructed for disposal of the non-biodegradable infectious human waste, जो biodegradable नहीं है। So this method is simple and cost effective. The area should be away from the residential area. तो प्रॉब्लम क्या है, आज नहीं तो कल वहां रेजिडेंस जाएंगे। The hospital with a bed strength of 100 may require a landfill site of about 500 to 600 cubic feet. 100 बेडेड हॉस्पिटल में 500 से 600 क्यूबिक फीट का हमें लैंडफिल एरिया चाहिए होता है। द बेसिक फीचर ऑफ इंजीनियर लैंडफिल आर, कैसी होती है, फर्स्ट उसकी जो क्ले है इम्परमिएबल हो, पेबल बेस हो नीचे सो दैट वो धस ना जाए, ग्रेडेड बेस क्रिएट, ये क्या है, इसका क्या मीनिंग है, गूगल करना। सर वो एक ही क्रश स्टोन और ग्रेवल चाहिए फाउंडेशन की तरह कंस्ट्रक्ट करने के अरे लिए। नहीं, इसका LEACHATE। अच्छा देखते हैं सर। पर इसमें यही कह रहे हैं कि क्रिटिकल लैंडफिल इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, डिजाइन करते हैं सेफ्टी कैप्चर के लिए और रिमूव करते हैं लिक्विड को बाद उन्होंने ब्रैकेट में लिखा है लीचेट को, ओके, जो जो लिक्विड कि है उसको, रेन ठीक है, वाटर और डिकम्पोजिंग वेस्ट से बनता है। ठीक है, ठीक है। तो जितना भी स्टोर करेंगे उसके ऊपर हम मिट्टी डाल दें, एनी हाउ मिट्टी पाओ। द एसेंशियल फीचर ऑफ ऑपरेशन ऑफ द सैनिटरी लैंडफिल्स वो क्या है, दैट ऑल द वेस्ट बैग्स आर कंप्लीटली पुश्ड इनटू द लैंडफिल विदाउट गेटिंग ओपनड अप, बिना ओपन किए उनको पुश करेंगे। तो जो लास्ट फोटोग्राफ है ये उसकी है, जैसे प्लास्टिक बैग में अच्छे से सील किए हुए हैं। Enough earth and hay is put to cover the entire base so that stray animal do not pick the waste. Dogs वगैरह उसमें ना आ सके. Frequent spray of insecticide is done. Right. Personal protective measures are taken by wearing boots, gloves and aprons so that ये ना हो कि खुद को ही लग जाए कोई ना कोई needle या कोई और problem. Landfills are still the most popular method of disposal, but the strict guidelines are that the landfills should be double line. मतलब it should have leachate collection system and a groundwater monitoring system to check for the failure of the leachate collection system. जो उसमें से पानी और फ्लूइड निकलेगा, जो एनिमल फ्लूइड हो सकता है, जहाँ जो आपने ऑर्गन्स वगैरह डाले उसमें से निकलता है, तो अगर वो फ्लूइड नीचे जा रहा है तो वो ग्राउंड वाटर में ना जाए, तो उसके लिए हमें सिस्टम बनाना पड़ेगा। देन वार्म कंपोजिटिंग, राइट, वार्म मतलब जो अर्थवॉर्म टाइप होता है। In this method, not actually the hospital waste, but a biodegradable journal waste from the area of the hospital, like kitchen, dining place, cafeteria, which mostly contain organic food waste, peeling of the vegetable, etc., collected in a water container with the black strips are disposed of. तो यहाँ पर worms करेंगे। कहते हैं the rectangular pit of about 1 meter deep, bound by the brick wall which serves the purpose, few hundred earthworms are introduced to the earth bed on which the waste can be dumped for and some water was sprinkled daily. उसको पानी देते रहेंगे और बाकी काम वो earthworm करेंगे. The worm will facilitate microbial decomposition of the waste and will form a agricultural useful compost in 2 to 3 months. Periodically, the compost may be collected either from the hospital kitchen garden or for marketing. Wire mesh may cover the area to prevent birds and animal from picking up the waste. इसलिए हम उसके ऊपर वायर मेश लगा देंगे। उसके बाद आता है माइक्रोवेव रेडिएशन। माइक्रोवेव नेचुरली उसमें भी क्या होगा, इन दिस टेक्निक हीट इज जनरेटेड इनसाइड द इक्विपमेंट ड्यूरिंग
bombardment of EM waves into the rotating molecules of the waste, जैसे आपके घर का माइक्रोवेव होता है बिल्कुल वैसे. The waste should have some water content to enhance molecular mobility. अगर मॉलिक्यूलर मोबिलिटी ना हो तो वो माइक्रोवेव कुछ नहीं कर सकता. इसलिए जब आप माइक्रोवेव में कुछ चीज गर्म करते हो तो आपके बर्तन नहीं जल जाते हैं ग्लास के, राइट. जो जिसमें मूवमेंट नहीं है, क्योंकि माइक्रोवेव इफेक्ट कैसे लेके आता है, वाइब्रेटिंग द पार्टिकल. तो आपने जो समोसा डाला तो उसमें पानी भी है, ऑयल है, आलू है, ये सारी चीजें हैं, उसमें मॉइस्चर है, वो वाइब्रेट करेगा. वो उस बारीक वाइब्रेशन, माइक्रो वाइब्रेशन से हीट पैदा होती है और चीजें गर्म हो जाती है. तो इसीलिए आपका बर्तन गर्म नहीं होता. तो वो यही कह रहा है कि अगर आपने ये चीज करनी है तो थोड़ा पानी होना चाहिए फॉर ए मोबिलिटी, because the water contained within the waste is rapidly heated by the microwave and pathogens are destroyed. Clear है? कहते however this technique is not suitable for the waste of category 1 and 2. इसमें organs वगैरह नहीं आएंगे. Any microwave equipment may comply with efficacy test stipulated under the biomedical rules. पर ये क्या होएगा, महंगा सौदा है ये. So at the maximum design capacity, microwave unit should, at the concentration of 10 raises to power 4 spores per minute, the modern microwave machine shown in the picture. हाई एफिकेसी हो सकती है, 32% वॉल्यूम रिडक्शन हो जाएगा, मिनिमल इन्वायरमेंट पोल्यूशन एंड ऑक्यूपेशनल रिस्क, कॉम्पैक्ट नेचर ऑफ इक्विपमेंट एंड कॉस्ट इफेक्टिव. ये चीजें आप कर सकते हो. देन उसके बाद क्या है, इनर्स, क्या बोलेंगे इसको, इनर बोलना, क्या बोलेंगे इसको, इनर्टाइजेशन. इनर्टाइजेशन. इनर्टाइजेशन क्या मतलब होएगा इसका, इनर्टाइजेशन. And in this process, the waste is mixed with another substance like cement, lime, water in the ratio of 65, 15 and 5 respectively before disposal of, so that the risk of the toxic substance migrating to the surface water and groundwater homogeneous mass बन जाएगा. ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे वो घरवाली ने हस्बैंड को नहीं ड्रम में डाल दिया था, याद है पीछे केस हुआ था. हाँ बिल्कुल जी वैसे सर. ही है. हाँ बिल्कुल. हाँ, इसलिए ड्रम नहीं लेके आने घर पे. सो इसमें क्या है, जो वेस्ट को हम कुछ नहीं कर सकते, टॉक्सिक सब्सटेंसेस है, तो उसको हमने क्या किया, वो सारा ड्रम में डाला और उसमें डाला सीमेंट, लाइम, वाटर, उसको अच्छे से मिक्स किया. तो वो क्या बन जाएगा, जैसे सीमेंट बिल्कुल सॉलिडिफाई हो जाएगा वैसे बन जाएगा, ह्यूमोजेनस मास बन जाएगा, जिसको ट्रांसपोर्ट कर दोगे सुटेबल साइट पर. ना इसमें से कोई निकाल सके ना कुछ कर सके, क्योंकि उसको निकालने के लिए छेनी हथौड़ा चाहिए होएगा और तोड़ के निकालना पड़ेगा, जो निकाला नहीं जा सकता, जस्ट लाइक दिस, राइट. तो ऐसी चीजें जिसका आप कुछ नहीं कर सकते वो इसको इसमें डाल के कर दोगे. देन हाइड्रोक्लेव, जैसे ऑटोक्लेव था, ये हाइड्रोक्लेव है. इट इज एन एडवांस ऑटोक्लेव मेथड फॉर ट्रीटिंग इन्फेक्शियस वेस्ट. यूटिलाइजेशन वही स्टीम की है बट मच फास्टर और हीट पेनिट्रेशन ज्यादा है. इट इज अ डबल वॉल सिलेंड्रिकल वेसल माउंटेड हॉरिजॉन्टली. हॉरिजॉन्टली माउंट करेंगे इसको, डबल वॉल सिलेंडर है. द वेसल इज फिटेड विद द मिक्सिंग आर्म दैट रोटेट स्लोली इनसाइड द वेसल. पीछे कॉन्सेप्ट सेम है, सिर्फ उसके प्रोसेस का फर्क है, कॉन्सेप्ट सेम है. सो ऐसे ही डबल वॉल सिस्टम होएगा जिसके बाहर हीट होएगी और वो घूमता रहेगा और स्लोली स्लोली सारा का सारा जितना इन्फेक्शियस वेस्ट है उसको हम ट्रीट कर सकते हैं. हाइड्रोक्लेव वर्क इन द फॉलोइंग स्टेजेस. स्टेज 1 लोडिंग, पहले उसको लोड करेंगे अच्छे से, राइट. दरवाजा खोला और लोड कर दिया उसमें सारा का सारा सामान. स्टेज 2 इज स्टरलाइजेशन. द पावरफुल मिक्स द वेस्ट एंड ब्रेक इनटू द स्मॉल पीसेस. और उसमें अंदर जब वो मिक्स, उसका मिक्सर टाइप चलेगा, जो वेस्ट है उसको छोटे छोटे पीस में कन्वर्ट कर देगा. स्टीम, क्योंकि ये डबल चैम्बर है, इसके 2 चैम्बर हैं, तो इसलिए बीच में खाली जगह होगी, जो खाली जगह है उसमें भर दी जाएगी इसमें स्टीम, राइट, जो उसको कर देगा गर्म. कहते हैं आफ्टर 20 मिनट्स ऑल द वेस्ट एंड लिक्विड बिकम स्टेराइल. जितना भी वेस्ट है और लिक्विड है सारा स्टेराइल हो जाएगा. उसके बाद हम उसको सुखा देंगे. डिहाइड्रेशन, द वेंट इज ओपन, द वेसल इज डीप्रेशराइज्ड.
Sterile liquid is drained into the sanitary sewer. The steam, heat, and mixing is continued until all the liquids are evaporated and waste become dry. Steam heat और मिक्सिंग चलती रहेगी जब तक उसका पानी सारा पानी नहीं निकल जाता, तो जितना वेस्ट है वो सारा ड्राई हो जाएगा, फिर हम उसकी अनलोडिंग कर देंगे, हम उसको बाहर निकाल देंगे। क्लियर है? क्या क्या 3 स्टेजेस थी? फर्स्ट स्टेज हमने लोड किया, दूसरे स्टेज में हमने स्टरलाइजेशन की, हीट डाली उसमें, राइट, लिक्विड वगैरह सब स्टरलाइज हो गया। तीसरे में डिहाइड्रेट किया, हमने दरवाजा खोल के उसको निकलने दिया स्टीम को, और फिर भी रोटेट करते रहे उसी हीट में सो दैट वो सूख जाए। जब वो सूख गया तो हमने उसको अनलोड कर दिया। एडवांटेजेस, एडवांटेजेस क्या है? टोटली स्टरलाइज द वेस्ट, सब टोटली कर देगा, ट्रीट ऑल इन्फेक्शियस वेस्ट, हर चीज को कर सकता है। कंप्लीट डिहाइड्रेशन ऑफ द वेस्ट, जब डिहाइड्रेशन कर देगा नेचुरली उसमें पानी ज्यादा होता है तो 70% रिड्यूस हो जाएगा। नो हार्मोन एमिशंस, वेरी लो ऑपरेटिंग कॉस्ट, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। स्टीम इज लॉस्ट, इट इज रिटर्न बैक टू द बॉयलर इन द फॉर्म ऑफ द क्लीन हॉट वाटर रेडी टू रीयूज। जो स्टीम निकलेगी क्योंकि उसमें से कोई इंफेक्शियस मटेरियल नहीं है, उसको ठंडा करके दोबारा से फिर क्लीन वाटर बॉयलर में चला जाएगा, रेडी टू रीयूज। इन द मोस्ट of the newer technologies, disadvantage overweigh the advantages. There is no ideal waste disposal strategy, therefore a method which satisfies most condition and is cost effective is one likely to be suitable. तो हर हॉस्पिटल के लिए अपना होएगा, हर सिस्टम के लिए अपना होएगा, हर जगह के लिए अपना होएगा। इंपॉर्टेंट क्या है, किसको क्या सूट करता है। जिसका जितना बड़ा हॉस्पिटल उसके हिसाब से सिस्टम लगाना पड़ेगा, जिसका छोटा हॉस्पिटल उसके हिसाब से उसको सिस्टम लगाना पड़ेगा। तो वो देखेंगे कि कितना वो कॉस्ट इफेक्टिव है। उसके बाद आता है डू एंड डोंट्स ऑफ द हेल्थ केयर वेस्ट। डू में क्या है? सेग्रीगेट ऑल वेस्ट, पहले लेवल पर ही सेग्रीगेट करो। एटलीस्ट 4 कंटेनर हो ईच एरिया में, 1 टू कलेक्ट द किचन गार्बेज, 2 टू कलेक्ट द इन्फेक्टेड वेस्ट, 3 टू कलेक्ट द शार्प्स वगैरह, 4 पेपर रैपिंग और इन मटेरियल को करने के लिए। डू डेजिग्नेट ए सेपरेट प्लेस टू कीप द मॉप, वाइपिंग क्लॉथ, ब्रूम एंड अदर मटेरियल, वो सेपरेट रखो। Do ensure 5 to 6 latrines for 50 to 60 patient in an inpatient setting and minimum 1 latrine in the outpatient setting, उसमें होनी चाहिए। Do ensure adequate availability of water for the sanitary and clinic maintenance, to provide soap and water for washing washing of the hands, to ensure systemic cleaning schedule. Oho. Participate to establish common and cooperative incinerate facility. Do not consider sending the kitchen waste to the piggeries or compost them. Do not take care of a universal precaution while handling the do take the universal precaution while handling the। ये सारी जर्नल चीजें हैं जो आप अपने आराम से कभी भी लिख सकते हो। डोंट्स क्या है? डू नॉट कंसिडर एनी टाइप ऑफ हेल्थ केयर वेस्ट इन ए कैजुअल मैनर, ऐसे ही नहीं मत फेंक दो उसको। डू नॉट थ्रो एनी टाइप ऑफ हेल्थ केयर वेस्ट इनटू द स्ट्रीट बिन्स। डू नॉट इनकरेज रीयूज ऑफ द डिस्पोजल, ये नहीं करना चाहिए। डू नॉट अटेम्प्ट टू रिसाइकल एंड डिस्पोज विदाउट एडिक्वेट डिकंटेमिनेशन, मत करो उसको रिसाइकल करने के चक्कर में। डू नॉट इंसिनेरेट ऑल काइंड ऑफ वेस्ट, सबको मत जला दो जिसको नहीं जला सकते। ओनली इंफेक्टेड एंड कंटेमिनेटेड ड्रेसिंग, कॉटन बॉडी पार्ट, टिश्यू, इनको जलाया जा सकता है। डू नॉट इग्नोरेंट ऑफ द लेजिस्लेटिव प्रोविजन, आपको पता होना चाहिए कि किस चीज के ऊपर केस हो सकता है और क्या क्या लॉज है। उसके बाद वेस्ट शार्प मैनेजमेंट। चलो इसको कल करके खत्म करते हैं, ठीक है। डॉन्ट्स हम कल करते हैं, डॉन्ट्स के बाद शार्प मैनेजमेंट हम लोग कल करते हैं। कोई क्वेश्चन?